दरवाजे की घंटी बजते ही शालू खुशी खुशी दरवाजा खोलती है और दंग रह जाती है। वो देखती है कि उसका बेटा आशीष अपनी पत्नी रिंकी के साथ गले में वरमाला डाले खड़ा है। ये देखकर वो गुस्से से चीखते हुए बोलती है, आखिर कर ली ना अपनी मनमानी। मैंने मिस्टर मेहता से तेरी शादी फिक्स कर दी थी। अरे वो हमें दहेज में 10 लाख रुपए देने वाले थे और एक मारुति 100 कार भी। लेकिन तुझे तो ये गवारू और भिखारिन लड़की पसंद थी ना। अगर तू मेरा इकलौता बेटा ना होता ना तो अभी तुझे इस घर से बाहर निकाल देती मैं। आशीष डरते डरते बोला, देखिए माँ, अगर आपको ये रिश्ता मंजूर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम दोनों यहाँ से चले जाते हैं। मैं हर महीने आपको घर खर्च भेजता रहूंगा। अच्छा, ये आजकल के लड़कों का अच्छा सिस्टम है। जिंदगी भर माँ बाप का खून चूसकर बड़े हो जाओ, फिर शादी के बाद अपनी लुगाई लेकर फरार हो जाओ। नहीं नहीं, तुझे तो मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। इस घर से अगर कोई जाएगा तो वो है रिंकी। शालू रिंकी का हाथ पकड़कर उसे घर के बाहर ढकेलने लगती है। रिंकी जोर जोर से रोते हुए बोलती है, आप मुझे बस एक मौका दीजिए माँ जी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपको जीवन में कभी भी किसी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। लेकिन शालू रिंकी की एक नहीं सुनती और अपनी जिद पर अड़ी रहती है। तभी आशीष अपनी कसम देकर शालू को रोकता है। वो गुस्से से आग बबूला होकर अपने कमरे में चली जाती है। शालू किसी भी हाल में रिंकी को घर से बाहर निकालना चाहती थी। रिंकी को सजने संवरने के अलावा घर का कोई काम नहीं आता था। एक दिन, अरे रिंकी, जल्दी से टिफिन लगाओ, मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। आज बॉस ने मुझे 100 चड्डी बनियान बेचने का टारगेट दिया है। अभी मेरे हाथों में मेहंदी लगी है, तुम खुद ही अपना टिफिन लगा लो। उसके बाद मुझे शर्माइन के शादी में भी जाना है। वहाँ की सारी औरतें मेरी बहुत बड़ी फैन हैं और सभी मेरी तरह ही सजना संवरना सीखना चाहती हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि ये औरतें अपनी पड़ोसनों को जलाने के लिए इतना डेंटिंग पेंटिंग क्यों करती है, जबकि उनके पड़ोसने तो सुबह कपड़े डालते वक्त उनके असली रूप में होती हैं। आशीष अपना टिफिन लगाने के लिए जल्दबाजी में सीढ़ियों से उतरता है, जहां उसकी माँ शालू ने रिंकी को अपाहिज करने के लिए सरसों का तेल डाला हुआ था। वो धड़ाम धुड़ूम करते हुए सीढ़ियों से फिसल कर गिर जाता है। मम्मी, माँ, रिंकी! हे मारा राम जी, ये क्या हो गया? अरे रोज की तरह आशीष का टिफिन लगाने इस समय तो वो दुष्ट रिंकी आती थी ना, आज आशीष कैसे आ गया? ये मैंने क्या कर दिया? शालू और रिंकी दौड़ते हुए आशीष के पास जाती हैं और उसका हाल पूछती हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और आशीष की दोनों टांगे टूट गई थीं और वो हमेशा हमेशा के लिए अपाहिज हो गया था। ये सब मेरी गलती है। अगर आपकी जगह मैं टिफिन लगाने आती तो मेरी टांग टूटती, वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। कोई बात नहीं रिंकी, शायद मेरी किस्मत में अपने दोनों पैरों से चलना इतना ही लिखा था। टांगे मेरी जाए या तुम्हारी, बात तो एक ही है ना। अपाहिज होने के कारण आशीष अपनी सेल्समैन की नौकरी गंवाकर बेरोजगार हो जाता है और दिन भर घर में बैठा रहता है। रिंकी आशीष की अच्छे से देखभाल करती है, लेकिन शालू अब भी हार नहीं मानती और रिंकी को घर से निकालने के लिए उसके माता पिता से अपने अमीर भाई राकेश के शराबी लड़के तरुण से शादी करने को कहती है। देखिए भाई साहब, अब मेरा बेटा कुछ कमाता धमाता तो है नहीं। उसके पिताजी जो कुछ भी कमा कर लाते हैं उसी में हमारा जैसे तैसे गुजारा होता है। मैं नहीं चाहती कि गरीबी की इस भट्टी में आपकी फूल जैसी बेटी भी तड़पे। इसीलिए मेरी सलाह मानिए और अपनी बेटी की दूसरी सगाई मेरे भाई के लड़के तरुण से कर दो। वो बहुत अमीर है, आपकी बेटी को रानी की तरह रखेगा, ये तो मेरी गारंटी है। बेरोजगारी के कारण आशीष के तंग हालात को देखकर रिंकी के माता पिता शालू की बात मान जाते हैं और रिंकी की शादी तरुण से करने के लिए राजी हो जाते हैं। शालू के दबाव के कारण आशीष भी बेमन से इसकी मंजूरी दे देता है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा रिंकी। मैंने तुमसे रिश्ता जोड़ते समय तुम्हारे जिन जिन सपनों को पूरा करने का वादा किया था, अब उसमें से एक भी सपना पूरा करने की ताकत नहीं है मुझ में। इसलिए मेरी मानो तो तरुण से शादी करके हंसी खुशी रहो। मेरा एकमात्र सपना तो तुमसे जन्मों का नाता जोड़ना था आशीष, उसके सिवाय मेरा कोई और सपना नहीं है। मंडप तैयार हो जाता है और सारे मेहमान जोर शोर से शादी में हिस्सा लेते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर रिंकी मंडप से गायब हो जाती है और आशीष के साथ एक गांव में भाग जाती है और वो दोनों भूखे प्यासे दर दर भटकने लगते हैं। तुमने ऐसा क्यों किया रिंकी?
अपने सुनहरे भविष्य को क्यों ठोकर मार रही हो? क्या मेरे साथ इस सुनसान गांव में भिखारियों वाली जिंदगी जीना चाहती हो? किसने कहा कि हम भिखारियों वाला जीवन जिएंगे? रुको, कुछ सोचती हूँ। भगवान ने मुझे इस दुनिया में कोई ना कोई टैलेंट देकर तो जरूर भेजा होगा। इंसान गलती कर सकता है, भगवान नहीं। तभी रिंकी को अपना और आशीष का गुजारा करने के लिए एक ब्यूटी पार्लर खोलने का आइडिया आता है और वो एक खाली कुटिया, जिसे गांव वालों ने भूतिया बोलकर उसे खाली छोड़ा था, उसमें अपना पार्लर खोलती है, जो धीरे धीरे बहुत तरक्की करने लगता है। आइए आइए, रिंकी के ब्यूटी पार्लर में आपका स्वागत है। ग्लैमर मेकअप, रेड कार्पेट मेकअप, फेशियल, हेयर कट, मसाज, कम दाम में रिंकी आपको बना दे सबसे खास। आइए आइए। एक दिन व्हीलचेयर पर बैठे आशीष को उसका एक डॉक्टर दोस्त बताता है कि उसे कैंसर हो गया है, जिसके इलाज में लाखों का खर्चा आएगा। इसे सुनकर आशीष बहुत दुखी होता है और रिंकी ने इतनी मेहनत से जो संपत्ति बनाई है वो उसके इलाज में खत्म हो जाए, इसलिए वो एक रात चिट्ठी लिखकर घर छोड़कर चला जाता है। मेरी प्यारी रिंकी, मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ईश्वर ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे या कभी नहीं मिलेंगे। दूसरी ओर शालू के पति के मरने के बाद ना ही उसकी देखभाल करने वाला कोई था और ना ही कमाने वाला। वो अपना गुजारा चलाने के लिए अपने भाई राकेश से कर्ज लेती है, लेकिन राकेश रिंकी की हरकतों का बदला लेने के लिए कर्ज देने से मना कर देता है और शालू की सारी संपत्ति अपने नाम लिखवाकर शालू को घर से बाहर निकाल देता है। उस दिन तेरी बहू ने मुझे धोखा दिया था ना शालू, आज मैंने तुम्हें धोखा देकर अपना हिसाब चुकता कर लिया। पक्का धंधेबाज हूँ, ना ही किसी को उधार देता हूँ ना ही लेता हूँ, हिसाब हमेशा बराबर रखता हूँ। शालू दर दर भटकती हुई एक गांव में पहुंचती है, जहां उसे रिंकी मिल जाती है। शालू की दुर्दशा देखकर रिंकी उसे अपने साथ रहने को बोलती है और साथ में मिलकर सास बहू ब्यूटी पार्लर चलाती हैं। कर्म का फल कितना ताकतवर होता है ना मेरी प्यारी बहू। कहाँ मैं तुझे अपने घर से निकालने वाली थी और कहाँ आज मैं खुद तेरे ही घर में शरणार्थी बनकर रह रही हूँ। आप इस घर की शरणार्थी नहीं हैं, बल्कि मालकिन है माँ जी। ये घर और ब्यूटी पार्लर मुझसे ज्यादा आपका है। शालू और रिंकी ये बोलते हुए एक दूसरे से गले लिपट जाती हैं। दूसरी ओर राकेश इस डर से कि उसकी बहन अमीर होकर किसी अच्छे वकील के माध्यम से उस पर केस न कर दे, वो शालू और रिंकी को बर्बाद करने के लिए उसी गांव में एक शानदार बवंडर ब्यूटी पार्लर खोलता है, जो धीरे धीरे सारे गांव में प्रसिद्ध हो जाता है। आइए आइए, इस बवंडर ब्यूटी पार्लर में अपने घर की बवंडरों मेरा मतलब है अपने घर की औरतों को भेजिए और कम दाम में बवंडर मेकअप करवाइए। आइए आइए। दोनों ब्यूटी पार्लरों के बीच जबरदस्त कंपटीशन होने के कारण ऑफर्स और फ्रीबिज की बौछार हो जाती है और गांव की सारी औरतें रोज रोज ब्यूटी पार्लर आने लगती हैं, जिससे उस गांव के मर्द बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनकी सारी कमाई अपनी पत्नियों के मेकअप में ही उड़ जाती है। इसीलिए वो गांव में एक ब्यूटी कंपटीशन करवाते हैं, जिसमें जीतने वाला ही उस गांव में अपना पार्लर चलाएगा। यही मौका है बहू, इस धोखेबाज राकेश को इस गांव से भगाने का। अपने अंदर के सजनी को जगा और दुल्हन की तरह सारी औरतों को सजा दे। कंपटीशन चालू होता है और राकेश और उसकी पत्नी सीमा चोरी से शालू और रिंकी के मेकअप पाउडर में जहरीला केमिकल मिला देते हैं, जिससे वो कंपटीशन हार जाएं। अब देखना मेरी प्यारी सजनी, कैसे सारी गांव की औरतें अपना बसूरत चेहरा देख बेलन करछी से मार मार कर तुम्हें इस गांव की सीमा से बाहर फेंकेंगी। तभी पीछे साधु के वेश में खड़ा आशीष ये सब देख लेता है और वो अपने चमत्कार से एक जादुई पाउडर बनाता है, जो उसने अपने गुरु से सीखा था, और रिंकी को दे देता है, जिसकी मदद से वो कंपटीशन जीत जाती है और राकेश को अपना बोरिया बिस्तर बांधकर वहां से जाना पड़ता है। आप उस रात कहाँ चले गए थे जी? मेरा आपको जरा भी ख्याल नहीं आया। आशीष बताता है कि कैंसर की खबर सुनकर मुझे तुम्हारी चिंता होने लगी, इसलिए उस दिन घर छोड़ने के बाद मैं एक मंदिर में रहकर माला फूल खाकर सात्विक जीवन जीने लगा, जिससे मेरा रोग धीरे धीरे खत्म हो गया और मुझे वहीं पर एक चमत्कारी बाबा मिले, जिसने मुझे चमत्कार और प्रवचन देना सिखाया।
मैं उन्हीं का शिष्य बन गया और आज लाखों भक्त को सही रास्ता दिखा रहा हूँ। आशीष अपने एक वकील शिष्य से कहकर अपनी माँ शालू को उनका घर वापस दिलवाता है और अपने चमत्कार से एक जादुई ब्यूटी पार्लर बनाता है, जिसमें शालू और रिंकी हंसी खुशी अपना ब्यूटी पार्लर चलाती हैं। वहीं दूसरी ओर राकेश और उसकी पत्नी धोखे से संपत्ति हड़पने के जुर्म में जेल में चक्की पीस रहे होते हैं। रात के 11:30 बज रहे थे। अरविंद की पत्नी शालिनी उसके बगल में लेटी हुई थी। अरविंद अपनी पत्नी की जुल्फों से खेल रहा था और उसे कह रहा था, जानती हो शालिनी, तुम्हारी जुल्फों को देखकर मेरा मन क्या करता है? क्या? मैं तुम्हारी इन काली घनी जुल्फों में कहीं खो जाऊं और किसी को भी ना मिलूं। अच्छा जी। अगर तुम खो जाओगे तो मेरा क्या होगा? तुम्हारे बिना मेरी हालत तो जल बिन मछली की तरह हो जाएगी। शालिनी अपनी बात कही रही थी, तभी अरविंद के फोन की घंटी बजी। अरविंद ने फोन उठाया। उधर से एक लड़की की आवाज आई, मिसिंग यू बेबी, क्या कर रहे हो? आओ ना, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। इतनी रात को किसका फोन है? अपनी पत्नी शालिनी की बातों को सुनकर अरविंद थोड़ा घबरा गया और उसने फोन के स्पीकर को अपने हाथों से ढका और उससे कहा, अब ऑफिस से है। ये तुम्हारे ऑफिस वालों को रात को भी चैन नहीं है। अब धीरे बोलो शालिनी, किसी ने सुन लिया तो। उधर फोन के दूसरे साइड से फिर से आवाज आई, अरविंद क्या हुआ बेबी? तुमने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया। नाराज हो क्या? आओ ना मेरे पास, मैं तुम्हारी सारी नाराजगी दूर कर दूंगी। इतना प्यार करूंगी कि तुम थक जाओ। अरविंद बिस्तर से उठा और ड्राइंग रूम में आ गया। उसने फोन को अपने कान से लगाया और कहा, कहाँ हो नंदिनी? तुम्हारे दिल में, और कहाँ? वो तो हमेशा ही हो, लेकिन इतनी रात को? अब अपने पति से बात करने के लिए क्या रात क्या दिन। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन अभी भी समाज की नजरों में तुम मेरी बीवी नहीं हो ना। तो क्या हुआ? समाज का क्या करना? मंदिर में हमने 7 फेरे लिए हैं ना, तो फिर समाज के सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है? हाँ, ये भी सही है, लेकिन तुम्हें तो पता है ना। अरविंद की बातों को सुनकर नंदिनी थोड़ा चिढ़कर बोली, हाँ पता है, घर में तुम्हारी वो गंवार बीवी है जिससे तुम बिल्कुल शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन घर वालों के दबाव में तुम्हें करनी पड़ी। हाँ नंदिनी। अरे तो फिर तलाक दे दो ना उसे। शादी करने का शुभ मुहूर्त होता है, तलाक देने का नहीं। जल्दी से उसे तलाक दो और ऑफिशियली मेरे बन जाओ। हाँ, ओके बाबा, जल्दी तुम्हें गुड न्यूज दूंगा। कितने दिनों से एक ही बात कह रहे हो, लेकिन करते नहीं हो। सुनो, कल सुबह की फ्लाइट से बैंगलोर आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। अगले दिन सुबह ही अरविंद फ्लाइट लेकर बैंगलोर पहुंच गया। एयरपोर्ट पर ही नंदिनी उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो एयरपोर्ट से आया, नंदिनी दौड़कर उसके पास गई और उसे गले से लगा लिया। ओह माय लव, जितना सुकून तुम्हारे गले लगने में है ना, उतना तो कहीं नहीं। आई मिस्ड यू सो मच माय लव। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। आई लव यू टू। अब क्या सारी मोहब्बत यहीं एयरपोर्ट पर ही कर लोगी या घर के लिए भी कुछ बचा कर रखोगी? अरे क्या करूं, तुमको देखकर कंट्रोल ही नहीं होता ना। उसके बाद दोनों कार में बैठकर नंदिनी के घर की ओर निकल गए। पूरे 4 दिन अरविंद अपनी पत्नी से झूठ बोलकर नंदिनी के साथ रहा और 4 दिन दोनों खोए रहे एक दूसरे में। 4 दिन के बाद, क्या यार, 1-2 दिन और रुक जाओ ना। काश के रुक सकता, जाना होगा। वैसे मेरा मन तो बिल्कुल भी जाने का नहीं है। तो फिर मन की सुनो ना। हाँ, अब मन की ही तो सुनना है और तुम्हें ऑफिशियली अपने घर लाना है, शालिनी को तलाक देकर। ओह वाओ, आई एम वेरी हैप्पी। कब दे रहे हो उसे तलाक? जल्दी। अरविंद नंदिनी के घर से निकला और कैब में बैठकर एयरपोर्ट की ओर जाने लगा। 20 मिनट बाद उसके फोन की घंटी बजी। फोन की स्क्रीन पर सुगंधा लिखा आ रहा था। उसने फोन उठाया। कैसे हो स्वीटहार्ट? मिसिंग यू अ लॉट, प्लीज आ जाओ ना। अभी? हाँ अभी के अभी। अब ठीक है, बालकनी में आओ और नीचे देखो। सुगंधा जैसे ही अपनी बालकनी में आई और नीचे देखा तो अरविंद को देखकर चौंक गई। अरविंद ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और लिफ्ट से उसके घर पहुंचा। सुगंधा ने उसे गले लगा लिया। क्यों, कैसा लगा सरप्राइज? बाय गॉड, जबरदस्त लगा। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि कुछ देर बाद तुम मेरी बाहों के घेरे में होगे। वैसे कब आए बैंगलोर? आज ही आया हूँ और एयरपोर्ट से सीधा तुम्हारे पास। सो स्वीट। आई लव यू अरविंद। आई लव यू टू सुगंधा। अरविंद एक बहुत ही अय्याश बदमाश किस्म का आदमी था। उसने 3 शादियां की थी और उसकी तीनों बीवियों को ये पता नहीं था। वो तीनों की तीनों को पिछले कई महीनों से धोखा दे रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक दिन भरता ही है। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। अरविंद वॉशरूम में था। उसकी पहली पत्नी शालिनी किचन में खाना बना रही थी।
तभी अरविंद के फोन की घंटी बजी। वैसे तो वो हमेशा अपना फोन लेकर वॉशरूम में जाता था, लेकिन उस दिन भूल गया था। फोन लगातार बज रहा था तो शालिनी ने फोन उठा लिया। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो। लेकिन दूसरी ओर से कोई आवाज नहीं आई। क्या मजाक है, बात नहीं करना है तो कॉल क्यों कर रहे हो? ये कहकर शालिनी ने फोन रख दिया। कुछ देर बाद फोन फिर से बज उठा। हेलो, आप कौन बोल रही हैं? मैं शालिनी। अरे नंदिनी, तुम हो क्या? अब हाँ मैं। अरे मैं शालिनी हूँ। शालिनी? अरे बाप रे, कितने दिनों बाद तुमने फोन किया है। तू तो मुझे भूल ही गई है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, वो तुम्हारा नंबर मिस हो गया था। पर तुझे मेरे हस्बैंड का नंबर कहाँ से मिला? नंदिनी ये सुनकर चौंक गई। हस्बैंड? हाँ, ये तो मेरे हस्बैंड अरविंद का नंबर है। अरविंद तुम्हारा हस्बैंड है? हाँ, तू जानती है क्या उन्हें? अरे नहीं, वो क्या है ना, मैं तुम्हारी शादी के समय देश से बाहर थी तो आ नहीं सकी थी, लेकिन अब आऊंगी। तू एड्रेस सेंड कर। ठीक है, मैं अपने नंबर से करती हूँ तुम्हें। ये तो अरविंद का नंबर है, वो वॉशरूम में है। शालिनी ने ये कहकर फोन रख दिया। नंदिनी शालिनी की मौसेरी बहन थी। शालिनी से बात करके नंदिनी का दिमाग घूम गया। शालिनी अरविंद की वाइफ है, पर वो तो कहता है कि उसकी वाइफ गंवार है, जबरदस्ती शादी हुई है उसकी। पर शालिनी तो अच्छी खासी पढ़ी लिखी और मॉडर्न है, मतलब कुछ तो पक रहा है। अरविंद झूठ बोल रहा है, लेकिन क्यों? इसका पता तो वहीं जाकर लगेगा। कुछ देर बाद नंदिनी के नंबर पर शालिनी का एड्रेस आ गया। उसने अगले दिन ही उसके घर जाने का प्लान बनाया। जब वो एयरपोर्ट पर फ्लाइट का वेट कर रही थी, तभी उसकी नजर सुगंधा पर गई। अरे सुगंधा, तू यहाँ बैंगलोर में? नंदिनी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कितने दिन बाद हम मिल रहे हैं। तू बैंगलोर कब आई? मैं तो यहीं रहती हूँ। अरे मेरा भी तो यहीं ट्रांसफर हो गया है। बता, एक ही शहर में रहते हुए दो बहनें मिल नहीं पा रही हैं। सच कहूं तो मैंने तेरा नंबर बहुत ट्राई किया, लेकिन हमेशा आउट ऑफ ऑर्डर आता था। ओहो, अरे मेरा नंबर बदल गया है। वैसे तू कहाँ जा रही है? हैदराबाद। अरे मैं भी वहीं जा रही हूँ कुछ पता करने, लेकिन क्या? तब नंदिनी ने सारी बातें उसे बताई। अरे क्या नाम बताया तूने उसका? अरविंद। कोई फोटो है क्या उसकी तेरे पास? हाँ है ना। सुगंधा ने जैसे ही अरविंद की तस्वीर देखी, उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया। ओह माय गॉड, ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड है। मुझे भी इस पर कुछ दिनों से शक हो रहा था और मैं भी इसकी असलियत का पता लगाने ही हैदराबाद जा रही थी। सुगंधा, ये आदमी तो बहुत शातिर है। हम तीनों मौसेरी बहनों को ठग रहा है, लेकिन अब इसकी पोल खुलेगी। हैदराबाद प्लेन के लैंड होने के तुरंत बाद वो पुलिस स्टेशन गए और इंस्पेक्टर मालती को सारी बातें बताई। इंस्पेक्टर मालती ने उनकी मदद का वादा किया और उनके साथ ही अरविंद के घर जा पहुंची। दरवाजा शालिनी ने खोला। दरवाजे पर अपनी दोनों बहनों को देखकर वो चौंक गई। ओह तेरी, आज तो मजा ही आ गया। तुम दोनों एक साथ मेरे घर, इसे कहते हैं सरप्राइज। अरविंद, देखो कौन आए हैं। तुम हमेशा पूछा करते थे ना अपनी सालियों के बारे में। अरविंद जैसे ही बाहर आया और उसने सुगंधा और नंदिनी को देखा तो उसके पसीने छूट गए। वो धम्म से सोफे पर बैठ गया। क्या हुआ जी, तबीयत तो ठीक है ना? ये आप पसीने पसीने क्यों हो रहे हैं? बोलो अरविंद। जीजा जी। चुप क्यों हो? बोलो, क्यों हो रहे हो पसीने पसीने? हाँ अरविंद जीजा जी, बोलिए ना। मुंह पर ताला क्यों लगा रखा है? बोलिए, सच सच बोलिए कि आप कितने ढीले कैरेक्टर के आदमी हैं। आप तीन बहनों को एक साथ धोखा दे रहे हैं, तीनों के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे थे। ये क्या कह रही हो सुगंधा? तब सुगंधा और नंदिनी ने सारी बातें उसे बताई। उनकी बातों को सुनकर शालिनी ने एक जोरदार तमाचा अरविंद को मारा। शालिनी, मैं तुम्हारा पति हूँ। चुप करो, नहीं तो मार मार के मुंह तोड़ दूंगी। तुम हम तीनों बहनों को धोखा दे रहे थे। हम तीनों से शादी की तुमने। तुम्हारी असलियत तो कभी सामने नहीं आती अगर हम तीनों बहनें नहीं होती। तुम्हें तो अभी के अभी पुलिस के हवाले करना चाहिए। तभी इंस्पेक्टर मालती अंदर आई और उन्होंने कहा कि पुलिस आ चुकी है, अब इस गुनहगार को जेल की सलाखों के पीछे जाना है। अरविंद को 5 साल की सजा हुई। उसे उसके किए की सजा मिल गई।